तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रायिकता जो एक्सरसाइज 16.1 उसमें से 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम उसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जो कि 8 से आगे 9 से लेकर लास्ट जितने भी क्वेश्चन, इसके 14 क्वेश्चन हैं टोटल इस एक्सरसाइज में से, तो ये क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। देखिए, 9वें क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है कि एक पासा उछाला जाता है, हमें एक पासा उछालना है, एक बार उछालना ध्यान रखना। और अपने को 3 घटनाएं दे रखी हैं, ए घटना, बी घटना और सी घटना। ये 3 घटनाएं बुक में दे रखी हैं। ए घटना के अंदर जो परिणाम है वो है 1, 3, 5। इसी तरीके से बी के परिणाम है 2, 3 और सी घटना के परिणाम है 2, 3, 4, 5। और हमें ये 3 मान अपने ज्ञात करने हैं, जो कि सारे के सारे, वैसे तो टोटल ये 6 मान है, ये सह प्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करना है। तो इसमें अपने सबसे पहले तो लिखेंगे कुल परिणाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिख लेंगे कि एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम प्रतिदर्श समष्टि S के बारे में हम जानते हैं। ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक पासे के लिए टोटल 6 परिणाम हुए। अगर आप लिखना चाहते तो कुल परिणामों की संख्या 6। ठीक है, नंबर ऑफ S। A, B और C ये जैसा दिया वैसे वैसा लिख लेंगे। 1, 3, 5। फिर B के लिए लिख लेंगे 2, 3 और फिर C के लिए 2, 3, 4, 5। पहला मान ज्ञात करना है पी ए बटा बी का, पी ए बटा बी। अब हमें सिर्फ सूत्र के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ सूत्र देख लिए कि सूत्र किस तरीके से, सूत्र में कौन कौन से मान अपने को चाहिए, बस उनको ज्ञात करते जाएंगे और सूत्र के अंदर रखते जाएंगे कि पी ए बटा बी। अगर अपने फर्स्ट पार्ट की बात करें, पी ए बटा बी, तो इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और फिर बटा में आ जाता है पी बी। ठीक है, इस तरीके से अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। और अगर एक ही प्रयोग है तो इस सूत्र को अपने एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। बुक में दे भी रखा है वो कि P की जगह आप डायरेक्ट नंबर का यूज़ कर सकते हैं। प्रायिकता याद कर लो तब भी हो जाएगा, डायरेक्ट नंबर का यूज़ करो तब भी हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ P की जगह N भी यूज़ कर सकता हूँ, N A इंटरसेक्शन B और फिर बटा में आ जाएगा N B। इस सूत्र से भी अपने सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, N का मतलब यहाँ पर संख्या से है कि A इंटरसेक्शन B में देख लो कितने नंबर है और B में देख लो कितने नंबर है, दोनों का भाग दे दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B यहाँ अपने देख लेते हैं, A इंटरसेक्शन B कितना आएगा। तो A और B में कॉमन, तो A और B में कॉमन जो है वो क्या है, सिर्फ 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर आया 1। मतलब A इंटरसेक्शन B में एक ही अवयव है तो 1। और यहाँ से नंबर ऑफ B, मतलब B में कितने अंक है, 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये वाला मान और ये वाला मान, ये दोनों जो मान हैं वो अपने यहाँ लिखेंगे तो पी ए बटा बी का मान आ जाएगा। तो पी ए बटा बी बराबर, तो A इंटरसेक्शन B में नंबर 1 है तो 1 और B में नंबर कितने हैं, 2, तो 2। तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड में पूछा है कि B बटा A की प्रायिकता, B बटा A, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट में इसके कि P B बटा A। तो इसको भी डायरेक्ट लिखेंगे नंबर के फॉर्म में कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B और बटा में आएगा। अब इस बार A बटा में है तो यहाँ A आ जाएगा बटा में। तो A इंटरसेक्शन B में कितने नंबर हैं, तो A इंटरसेक्शन B में एक ही नंबर है तो 1। और नंबर ऑफ A में कितने नंबर है, तो 3 नंबर हैं तो 3। ठीक है, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ A। तो नंबर ऑफ A बराबर है कितना, 3। तो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से A बटा C और C बटा A को सोल्व कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए इसका कैसे होगा। ये सेकंड, इसका फर्स्ट का सेकंड है। ठीक है, सेकंड अब करते हैं हमने। सेकंड के अंदर पूछा है P A बटा C, P A बटा C, तो इसका सूत्र बनेगा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ C। ठीक है, C बटा में है तो यहाँ पर नंबर ऑफ C आ जाएगा। तो A और C में जो कॉमन अवयव है वो देख लो कितने हैं, A और C में कॉमन, तो A और C में कॉमन अवयव, तो A और C में कॉमन, तो 3 कॉमन है और एक ये 5 कॉमन है, 2 अवयव कॉमन है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हैं
कि हमें ए और सी में कॉमन चाहिए कितने हैं, तो ए और सी में एक तो ये 3 कॉमन आ गया दोनों में, और एक ये 5 कॉमन आ गया, तो 2 ही अवयव कॉमन हुए, तो यहाँ 2 आ जाएगा ऊपर तो। और फिर सी में कितने नंबर है, तो सी में 1 2 3 4, तो 4, और इसको हल करो तो कितना आ जाएगा 1/2। ये तो आ गया ए बटा सी के लिए, ठीक है, ए बटा सी के लिए। अगर अपने को इसी तरीके से सी बटा ए के लिए करना हो तो देखिए कैसे होगा ये, कि पी सी बटा ए, तो इसका सूत्र बनेगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ ए। ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे जो है, जो यहाँ पर बटे वाला मान दिया हुआ वही आएगा। तो पी सी बटा ए बराबर, तो ए में कितने नंबर हैं, तो ए में नंबर है 3, तो यहाँ नीचे तो 3 आ जाएगा। और दोनों के इंटरसेक्शन में कितने नंबर थे, तो अभी इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखा ही था हमने, 2 ही नंबर आए थे, तो यहाँ पर कॉमन तो 2, तो ये सी बटा ए के लिए आंसर कितना आया, 2/3 आया। और अब इसी तरीके से ये दोनों सोल्व कर सकते हैं अपने, तो इन दोनों को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। थर्ड कि पी ए यूनियन बी और बटा में है सी, तो इसका पहले तो सूत्र बनाएंगे अपने। तो नीचे तो आ जाएगा नंबर ऑफ सी, जो यहाँ है वही यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ सी, ठीक है। और ऊपर जो है वो इंटरसेक्शन आएगा, तो इन दोनों का मतलब नंबर ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन सी। तो पहले तो अपने ये देख लेते हैं कि ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी, तो ए और बी का यूनियन करना है, तो पहले ए वाले अवयव लिखने होते हैं 1 3 5, अब बी वाले अवयव लिखने होते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना कोई भी, तो बी में वे 2 और 3, तो 2 और 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 पहले आ ही चुका है, ये तो ए यूनियन बी का मान आ गया। अब अपने को ये देखना है कि ए यूनियन बी और इस सी में इंटरसेक्शन, या लिखेंगे ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, मतलब इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन कौन से अवयव हैं, तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 2 3 5 इस तरीके से। तो यूँ भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इसमें अवयवों की संख्या तो 1 2 3, 3 ही अवयव हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट है पी ए यूनियन बी और बटा में सी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर हमने ज्ञात कर ही लिया 3, और नंबर ऑफ सी में कितने 1 2 3 4, तो 3/4। और अब इसका ये लास्ट कि ए इंटरसेक्शन बी और फिर सी बटा में है, तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में सी, तो इसका सूत्र बनाएंगे पहले तो, बटा में तो नंबर ऑफ सी आ जाएगा, सी बटा में है, और ऊपर आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी, मतलब इन दोनों में कॉमन, ठीक है, इन दोनों में कॉमन। तो पहले तो अपने को ए इंटरसेक्शन बी का मान पता होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन है सिर्फ 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। और अब अपने लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, मतलब इसमें और इस सी में, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है सिर्फ 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। यूँ कहें कि एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी ये बराबर आ गया कितना 1, मतलब इस समूचे में अवयवों की संख्या बराबर कितनी है 1 है। समूचे में अवयवों की संख्या देखनी है, तो अपने को ये मान यहाँ लिखना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में सी ये बराबर किसके आएगा, तो इसका मान तो ये हमने याद कर लिया 1, और नीचे नंबर ऑफ सी में कितने में, तो 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो अपने संख्याओं को देख के कि पहले तो सूत्र बना लेंगे, इसका जैसे ये सूत्र बना दिया, और इसमें जो भी टर्म आई है उसको ज्ञात करके और उसमें अवयव गिन लो कितने हैं, अवयवों को गिनकर और यहाँ पर लिखना है, सिर्फ इतना ही काम करना है। हालांकि ये वाले क्वेश्चन भी इसी तरीके के ही हैं,
बट इसमें क्या है कि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा सबसे पहले। शुरुआत करते हैं 10वें क्वेश्चन से। देखिए 10वां क्वेश्चन, यह ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि दो पासों को फेंकने पर, ठीक है, दो पासे फेंकने हैं, उनको फेंकने पर जो अंक आए वो अलग अलग आ गए। ठीक है, ये हमें पहले से ही पता लग गया कि वैसे तो दो पासों को फेंकने पर 36 परिणाम आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने कंडीशन दे दी कि हमें यह ज्ञात है कि दो पासों को फेंकने पर जो अंक आए वो क्या आए, भिन्न भिन्न आए। पहले अपने इसके लिए लिख लेते हैं कि दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम, तो ये अपने जानते हैं कुल परिणाम कितने आते हैं, 36 आते हैं। अब यहाँ लिखेंगे दिया है मतलब ये जो ज्ञात है ना, ये दिया है में आएगा कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। ठीक है, प्राप्त अंक क्या है, भिन्न भिन्न। इसका मतलब क्या हुआ, ये किन अंकों की बात कर रहा है, ये 36 में से उन अंकों को छोड़ते हुए जिसमें 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ठीक है, वो बीच वाली जो लाइन है अपने जानते हैं, वो 36 परिणाम अपने लिखते हैं एक सारणी के रूप में कि 1 1, फिर 1 2, 1 3, इस तरीके से टोटल 36 परिणाम लिखे जाते हैं। उसमें से आपने देखा होगा कि विकर्ण के अंदर, इस विकर्ण के अंदर आता था 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो उन 6 परिणामों को छोड़ते हुए बाकी जो अंक है ना, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। मतलब 30 परिणामों की बात की जा रही है यहाँ पर। कि अगर अपने देखें कि अपने ऐसे लिखते थे 1 2 3 4 5 6 और फिर इधर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक सारणी बन जाती थी और उसके अंदर वो 36 परिणाम आ जाते थे। कि पहले अपने इस एक ऐसे 1 1, फिर 1 2, इस तरीके से लिखते थे, सारे नहीं लिखूंगा मैं अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर आता था 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5 और फिर 6 6। कि ये वाला जो विकर्ण वाली जो लाइन है, यहाँ पर क्या था कि दोनों पासों के अंक एक जैसे हैं। ये 6 परिणाम थे जहाँ पर अंक एक जैसे थे, लेकिन इस साइड के जो परिणाम आएंगे, यहाँ वाले परिणाम और यहाँ वाले जो परिणाम है, ठीक है, 15 इधर और 15 इधर, ये 30 परिणाम ऐसे हैं जहाँ पर अंक अलग अलग हैं। तो उन्हीं अंकों की बात की जा रही है। तो इनको अपने डायरेक्ट लिख लेंगे। आप चाहे तो इसको नोटबुक के अंदर बना लेना इस सारणी को कि यहाँ किन परिणामों की बात की जा रही है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ कि 30 परिणामों की बात हो रही है यहाँ पर। ये भिन्न भिन्न परिणाम कितने होंगे, 30 होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे ज्ञात करना है, ये दिया है, अब आ जाएगा ज्ञात करना है। ज्ञात करना है अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता। अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता। ठीक है, ये हमें मान ज्ञात करना है कि दो पासों को फेंकने पर परिणाम तो आने थे 36। दो पासों को फेंकने पर परिणाम आने थे 36, लेकिन 36 में से हमारे पास सिर्फ 30 ही परिणाम है, क्योंकि इसने बोल दिया है में, जो चीज़ दी हुई है, मतलब जो दिया हुआ है में है वो घटना घट चुकी है। अपने ये भी कह सकते हैं कि ये 30 परिणामों वाली जो घटना है, ये घटना घट चुकी है। ठीक है, ये जो घटना ये है 30 परिणामों की। 30 परिणामों की जो घटना है वो घट चुकी है। मतलब हमारे सामने 30 परिणाम पड़े हैं। वैसे तो 36 होने थे, लेकिन अभी क्या हुआ, 30 परिणाम है सिर्फ हमारे सामने, क्योंकि इसने बोल दिया कि ये वाली घटना जो है 30 परिणामों की घटना घट चुकी है। अब इन्हीं 30 में से अपने को देखना है, इसी 30 में से अपने को ये देखना है कि अंकों का योग 4 कब आएगा। अंकों का योग 4। अब यहाँ वैसे तो लिख लेते हैं कि अंकों का योग 4 आने के लिए अनुकूल परिणाम
अंकों का योग 4 आने के लिए अनुकूल परिणाम। तो वैसे तो है कि 1, 3 योग 4 आएगा, एक है 2,2 इसमें भी 4 आएगा, और एक है 3,1। ये तीन बिंदु ऐसे थे जहां अंकों का योग कितना है 4 है। लेकिन ये 36 परिणाम अगर होते ना तो उसके लिए है, ये 30 परिणामों के लिए नहीं है। क्योंकि 30 परिणाम कौन से हैं जहां पर अंक जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। मतलब इस पद को छोड़ना पड़ेगा, ये 30 परिणामों में नहीं है। ये कहाँ नहीं है, 30 परिणामों में नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, सिर्फ ये 2 बिंदु ले लेंगे, ये 2 बिंदु। तो हमारे सामने जो प्रायिकता है वो क्या आएगी, हमारे सामने प्रायिकता आएगी अगर अपने इसको डायरेक्ट लिखें कि एक बिंदु ये और एक ये बिंदु, टोटल बिंदु कितने 2, और कितने परिणामों में है 30 में, तो बटा में क्या आ जाएगा 30। इसको हल करो तो उत्तर कितना आ जाएगा 1/15। तो एक तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब एक तरीका और, अगर अपने इनको घटना A, B के रूप में अगर लिख के पूरी डिटेल में सोल्व करें, ठीक है, तो उस तरीके से देखो इसको अपने कैसे करेंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक और तरीका भी इसको सोल्व करने का। तो यहाँ सबसे पहले तो लिख लेंगे माना घटना ए घटना उसको मानते हैं जो अपने को ज्ञात करना होता है। ज्ञात करना है अंकों का योग 4 आना, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे अंकों का योग 4 आना, अंकों का योग बराबर कितना 4। इसको मैंने घटना ए मान लिया। तो ए बराबर, अब अंकों का योग 4 कब आएगा, 1,3, 2,2 और 3,1। यहाँ अंकों का योग कितना है 4 है। और फिर लिख लेते हैं माना घटना बी, माना घटना बी, और बी घटना मान ली मैंने प्राप्त अंकों का अलग अलग होना, प्राप्त अंकों का अलग अलग होना। और इसमें कितने बिंदु आएंगे, 30 बिंदु आएंगे, ठीक है। वो आपने सारणी बना के नोटबुक में लिखने हैं। अब देखना, यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, PA/B, कि जो घटना घट चुकी है वो तो नीचे आ जाती है, और जिस घटना की घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी है वो ऊपर, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र बनेगा कि PA/B और बटा में PB, ठीक है, PA/B और बटा में PB। और इसके लिए मैंने बोला था कि P की बजाय आप N भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं P की जगह N भी यूज़ कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये सही माना जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ देखो, NB का मतलब हुआ B में अवयवों की संख्या, B में अवयवों की संख्या। तो B के लिए प्राप्त अंकों का अलग अलग होना, और भिन्न भिन्न अंक आएंगे तो उसके लिए कितने परिणाम है, 30 परिणाम है। तो इसका मतलब B में अवयवों की संख्या 30 है, तो नीचे तो 30 आ गया। अब है कि नंबर ऑफ A/B, A और B में कॉमन अवयव कितने हैं, A और B में कॉमन। तो देखो A में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, ठीक है। ये अवयव जो हैं वो तो A में आ गए, 1, 2, 3। A में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, और B में कितने अवयव हैं, 30 हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो 30 अवयव जो कि आपने वो लिख रखे हैं 30 अवयव सारणी में, ये 30 अवयव और ये 3 अवयव, इनमें कॉमन कौन से हैं। तो सिर्फ ये 2 ही कॉमन आएंगे, ये तो कॉमन आ नहीं सकता, क्योंकि B में जो अवयव सारे अलग अलग हैं। तो B में ये नहीं होएगा, लेकिन ये हो सकता है B में, और ये भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। B में जो अवयव वो अलग अलग हैं सारे के सारे, और अपने को क्या कॉमन निकालना है जो दोनों में ही हो, ठीक है, जो A में भी हो और जो B में भी हो। तो A और B में एक तो ये आ सकता है, आएगा, और एक ये आएगा। सिर्फ 2 ही अवयव कॉमन आएंगे, सिर्फ कितने अवयव कॉमन आएंगे, 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको करने का ये तरीका है, इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 1/15, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन, ये 9वां भी हो गया। अब अपने बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ये 12वां क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन 11वें में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 11वें में इसने बोला है कि एक बक्से में 10 कार्ड है और 1 से 10 तक के अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। 10 कार्ड है हमारे पास, कोई 10 कार्ड दे रखे हैं इस तरीके से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन पे एक अंक लिख रखे हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। ये 10 कार्ड एक बॉक्स में रखे हुए हैं। ठीक है, बॉक्स उसमें 10 कार्ड जो हैं वो रैंडमली रख रखे हैं, यादृच्छा रखे हुए हैं। करना क्या है, बक्से में से एक कार्ड निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कोई घटना घटेगी, एक कार्ड निकालने की, एक कोई प्रयोग कर दिया इन्होंने कि एक कार्ड 10 में से कोई एक कार्ड हमें बाहर निकालना है। यहाँ लिख देंगे कि एक कार्ड को चुना जाता है, एक कार्ड का चुनाव करना है। ठीक है, एक कार्ड का चुनाव करना है। और ज्ञात क्या है, यहाँ ध्यान देना, ज्ञात है कौन सी घटना घट चुकी है। यह ज्ञात है कि चुना हुआ जो कार्ड होगा, ठीक है, बुक में पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है, यह ज्ञात है कि कार्ड पर अंक 3 से अधिक है। यहाँ लिखेंगे घटना जो घट चुकी है, घटना जो घट चुकी है कि चुने गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है। चुने गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है मतलब मेरे पास कोई एक बॉक्स है, उसमें 10 कार्ड हैं, 10 में से कोई भी कार्ड चुन सकते थे, लेकिन हमने कौन सा कार्ड चुना जो अंक जो है वो 3 से अधिक है, जिस पर अंक 3 से अधिक लिखा हुआ है। अर्थात 4 वाला कार्ड हो सकता है, 5 6 7 8 9 10। चुनाव इनका हुआ है, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कार्ड का चुनाव कर दिया, 7 का चुनाव हुआ है। वैसे तो 10 का चुनाव होना था, लेकिन इसने बोला कि एक घटना घट चुकी है। वो घटना कौन सी है कि जो कार्ड हमने चुना उस कार्ड के ऊपर जो अंक लिखा हुआ है वो 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा इनमें से कुछ भी हो सकता था, मतलब ये 7 संभावनाएं हैं हमारे पास, हमारे सामने 7 संभावनाएं हैं सिर्फ। तो इस कार्ड के सम होने की क्या प्रायिकता है, जो कार्ड चुना है उसके सम होने की प्रायिकता। यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है में लिखेंगे कि चुने गए कार्ड पर सम अंक आना या सम अंक लिखा होना। इन्हीं 7 में से देखना है कि सम अंक किस किस पे लिखा हुआ है। तो एक तो ये रहा, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 6 8 10। मतलब इसका जो रिजल्ट है, अगर मैं डायरेक्ट इसकी प्रायिकता की बात करूं तो 1 2 3 4 है ना, तो 4 और टोटल कितने हैं 7, तो 7 ये इसका आंसर आ गया 4/7। लेकिन अगर अपने को इसको पूरा डिटेल में सोल्व करना हो तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए अपने को यहाँ पर घटनाएं बनानी पड़ेंगी। यहाँ लिखेंगे माना घटना ए, ये घटना ए मान ली मैंने, ठीक है, ये मैंने घटना ए मान ली कि चुने गए कार्ड पे सम अंक लिखा होना। तो इस ए में क्या क्या आ सकता है, तो इस ए में 2 आ सकता है, 4 6 8 10। ठीक है, जब तक हमें ज्ञात अज्ञात का पता नहीं है उसके अकॉर्डिंग है 2 4 6 8 और 10। और माना घटना बी, माना घटना बी, और बी घटना मान ली मैंने अंक 3 से बड़ा, अंक 3 से बड़ा, अंक 3 से बड़ा। अब 3 से बड़े का मतलब 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और अब सूत्र देखो कि पी ए बटा बी, पी ए बटा बी, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, जैसे बी बटा में है तो नंबर ऑफ बी आ जाएगा बटा में, और ऊपर आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन। ये इसका सूत्र बन गया, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे जो है वही यहाँ आ जाएगा। तो बी में अवयवों की संख्या, पहले तो ये देख लो बी में अवयवों की संख्या, तो बी में कितने अवयव हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तो 7 आ ही जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन कितने हैं वो देख लो, तो कॉमन देखो 4 है, फिर 6 कॉमन आ जाएगा, फिर 8 कॉमन आ जाएगा, और फिर एक 10 कॉमन आ जाएगा।
तो 4 ही अंक कॉमन हुए ना, तो यहाँ ऊपर 4 आ जाएगा। तो अगर डिटेल में करना है तो इस तरीके से कि यहाँ पर 2 घटनाएं पहले प्रदर्शित कर दो, फिर ये सूत्र लिखो और सूत्र के अकॉर्डिंग कर लो। तो ये भी एक तरीका इसको करने का। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमने इस 12वें क्वेश्चन की। तो देखिए 12वां क्वेश्चन, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, संख्या दे रखी है विद्यार्थियों की। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी लिख लेते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या 1000। ठीक है, ये पूरे विद्यालय में है, विद्यालय में। जिनमें से 430 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या भी दे रखी है इसमें, यहाँ लिख लेंगे लड़कियों की संख्या। ये भी विद्यालय में है। और 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में हैं। कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या दे रखी है, लिख लेंगे कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या बराबर, तो 430 10%, तो 430 इंटू 10/100। तो हल करो तो कितना आएगा, 43। ये कक्षा 12 की लड़कियों की संख्या है। ठीक है, 43। अब ये कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी। अब इसने बोला है कि एक विद्यार्थी को चुनना है। विद्यार्थी चुना जाएगा 1000 में से। यहाँ लिखेंगे कि एक विद्यार्थी का चुनाव करना है। एक विद्यार्थी का चुनाव करना है। ठीक है, और वो विद्यार्थी होना चाहिए कक्षा 12 का। वो विद्यार्थी कक्षा 12 में। इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में है यदि, ठीक है, यदि एक विद्यार्थी का चुनाव करना है यदि यह ज्ञात है। लास्ट में आ गया यह ज्ञात है। चुनाव करना है, चुना गया विद्यार्थी लड़की। या लिखें एक विद्यार्थी का चुनाव करना है और क्या ज्ञात है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी एक लड़का है। चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है। चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है। ज्ञात है और ज्ञात करना है। अब देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि वो कक्षा 12 में पढ़ता है। ठीक है, कक्षा 12 में, कि चुने गए विद्यार्थी का कक्षा 12 में होने की प्रायिकता। चुने गए विद्यार्थी का कक्षा 12 में होने की प्रायिकता, ये अपने को ज्ञात करना है। पहले तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं बिना किसी सूत्र से। तो वो देखो कैसे होगा। जो ज्ञात करना होता है वो ऊपर, जो दिया होता है वो नीचे। इतना ही काम अपने को करना है। तो देखो क्या ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है, तो लड़कियों की संख्या नीचे आ जाएगी। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 430 है, तो 430 तो यहाँ आ गया। और क्या ज्ञात करना है, देखो इस चीज़ को समझना। अभी इसने बोला कि एक विद्यार्थी का चुनाव करना है। 1000 में से वो कोई भी विद्यार्थी हो सकता था। हमारे सामने 1000 विद्यार्थी हैं, उसमें से किसी एक का चुनाव करना है। वो 1000 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, 1000 तरीकों से वो चुनाव हो सकता है। लेकिन कौन सी घटना घट चुकी है, जो घटना ज्ञात है, इसको अपने लिख देते हैं यह घटना घट चुकी है। ये वाली जो घटना है ना, ये घट चुकी है। मतलब हमने अब 1000 में से सिर्फ लड़कियों का चुनाव किया। मतलब 430 परिणाम ही हैं अब हमारे सामने। कि अगर ये घटना ना घटती फिर तो हमारे सामने 1000 परिणाम थे कि अभी भी हमें 1000 में से ही चुनाव करना था। लेकिन जैसे ही ये घटना घटी, अब हमारे सामने सिर्फ लड़कियों की संख्या ही है सामने, कि अब हमने जो भी चुनाव करना है, या अब
इसके बाद में जो घटना घटेगी वो अब उस 430 में से घटेगी। कि अगर ये ना दिया होता फिर तो 1000 में से घटना घटनी थी, लेकिन जैसे इसने बोला कि ये घटना घट चुकी है तो लड़कों की संख्या को साइड में कर देंगे। लड़कों की संख्या को साइड में कर दिया, अब हमारे सामने सिर्फ लड़कियों की संख्या ही है। अब अगली जो घटना घटेगी वो इसको देखते हुए घटेगी या इसी में से घटेगी। अगली जो घटना कौन सी घटना है कि वो विद्यार्थी जो है वो कौन सी क्लास का होना चाहिए, कक्षा 12 का होना चाहिए। तो ये कक्षा 12 का जो विद्यार्थी है वो इसी में से चुना जाएगा, इसी में से। तो अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ से कक्षा 12 के विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ से कक्षा 12 के विद्यार्थी, तो सिर्फ लड़कियों की संख्या में से देखना है कक्षा 12 के विद्यार्थी कितने हैं। तो लड़कियों की संख्या में कक्षा 12 के विद्यार्थी कितने, सिर्फ 43 हैं, 43, तो यहाँ 43 आ जाएगा। तो इसको हल करो तो इसका आंसर कितना बनेगा, 1/10। ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, एक तो ये इसको करने का तरीका हुआ। अब दूसरा जो तरीका है वो घटनाएं ए और बी मान कर है, तो उससे देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसको तो मान लो घटना बी, मैं यही लिख रहा हूँ, जो घटना घट चुकी है उसको बी मान लिया, और जो ज्ञात करना है ये, इसको मान लो घटना ए। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, PA/B, और PA/B का सूत्र क्या है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटा में नंबर ऑफ बी। तो अभी सूत्र में मान लिखो। तो पहले नंबर ऑफ बी देख लो, नंबर ऑफ बी यहाँ जाओ, यहाँ कितनी संख्याएं हैं, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, लड़कियां कितनी हैं, 430 है, तो बटा में इसकी जगह तो 430 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी चाहिए अपने को, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखना इन दोनों में कॉमन देखना है, मतलब लड़कियां 430 हैं और यहाँ पर जो अवयव हैं वो हैं सारे कक्षा 12 के विद्यार्थी। ए घटना में क्या है, कक्षा 12 के विद्यार्थी, कक्षा 12 के सारे विद्यार्थी। ठीक है, कक्षा 12 के एक तो सारे विद्यार्थी हैं और एक तरफ पूरे विद्यालय की लड़कियां हैं। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन सिर्फ कक्षा 12 की लड़कियां होंगी। कि यहाँ पर 430 लड़कियां हो गई, पूरे विद्यालय की लड़कियां 430, और यहाँ पर सिर्फ कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थी मतलब उसमें लड़कों की संख्या भी है और उसमें लड़कियों की संख्या भी है। यहाँ पर लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं, लेकिन अपने दोनों में इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो दोनों में कॉमन आएगा ये कक्षा 12 की लड़कियाँ। यहाँ पर कक्षा 12 की लड़कियाँ हैं, यहाँ पर भी कक्षा 12 की लड़कियाँ हैं, इसके अलावा और कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 43। तो इसको भी हल कर तो कितना आएगा, 1/10। अब अपने इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए, 13वां और 14वां, अब उनको देख लेते हैं। तो देखिए इसका 13वां क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार उछाला गया है, वही 2 बार उछालेंगे तो टोटल 36 परिणाम आएंगे, और अंकों का योग 6 पाया गया। ये घटना हमें दे रखी है कि 36 परिणाम नहीं है हमारे सामने सिर्फ वही परिणाम हैं जिनमें अंकों का योग जो है वो कितना है, 6। बस इसी चीज़ को समझना है कि जो घटना अपने को दे रखी है या जो घटना घट चुकी है उसी में से अगली घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। कि एक पासे को 2 बार उछालने पर परिणाम आने थे 36, आए 36 परिणाम, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ उन्हीं परिणामों की बात करनी है जिनमें अंकों का योग 6 है। कि हमारे सामने अब अंकों का योग 6 वाले परिणाम पड़े हैं, हमारे सामने अब 36 परिणाम नहीं है, हमारे सामने वो परिणाम है जिनमें अंकों का योग कितना है, 6, क्योंकि ये घटना घट चुकी है। इसने बोला ना कि अंकों का योग 6 पाया गया, मतलब ये घटना घट चुकी है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि पहले तो लिख लेते हैं कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया, कुल परिणाम वैसे तो हैं 36, लेकिन अंकों का योग बराबर 6 आना। ठीक है, लेकिन अंकों का योग बराबर 6 आना, ये घटना घट चुकी है, ये घटना घट चुकी है। मतलब हमारे सामने 1,5 है, 1,5 है हमारे सामने, 2,4 है, 3,3 है, 4,2 है, 5,1 है। हमारे सामने सिर्फ यही परिणाम है। अब हमारे सामने वो 36 परिणाम नहीं है, हमारे सामने
1 5 2 4 3 3 4 2 5 है, क्योंकि इसने बोला कि अंकों का योग 6 आया, अंकों का योग 6 आया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिउन प्रायिकता। अब ज्ञात क्या करना है, यहाँ लिखेंगे। अब इसी में से ज्ञात करना है, इसी में से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि अंक 4, जो 4 अंक है, 4 अंक कम से कम एक बार आए। अंक 4 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए। अगर अपने यहीं देखें, अंक 4 कम से कम एक बार, ये नहीं होगा, इसमें अंक 4 नहीं है, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। सिर्फ 2 ही बिंदु ऐसे हैं जहां पर अंक 4 आया है, तो इसका रिजल्ट आया 2। ठीक है, 2 ही बिंदु है ना, 2, और टोटल कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसका रिजल्ट आ गया 2/5 इस तरीके से। और अगर अपने इसको करना चाहते हैं उस तरीके से, घटना ए और घटना बी मानकर, ठीक है, तो उस तरीके से देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने। अगर उस तरीके से सोल्व करें तब भी यही आंसर आएगा, बस उसमें अपने को ए और बी के बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये घटना तो बी हो जाएगी अपनी, ठीक है, ये घटना अपनी कौन सी होगी, बी। और इसको मान लो अपनी घटना ए, इसको क्या मान लिया, घटना ए मान लिया। अब देखना ए बराबर, ये कह रहे ना कि अंक 4 आए, अंक 4 आए, तो अंक 4 देखो 1,4, इसमें अंक 4 है ना, वो 36 परिणामों की बात हो रही है। अब 36 में से देखना है कि अंक 4 कब कब आया। एक तो 1,4, एक आया 2,4, एक आया 3,4, एक आया 4,4, एक आया 5,4, एक आया 6,4। ठीक है, एक तो ये हुआ, और अब आया 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4 आ गया, वापस नहीं लिखेंगे, और 4,6। सिर्फ ये बिंदु, ठीक है, ये ए में आ गए। क्योंकि आप देखना जब आप वो 36 वाली सारणी बनाओगे ना, तो उसमें कहाँ कहाँ 4 आया वो सारे लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, एक लाइन ऐसे आएगी और एक लाइन ऐसे आएगी, बीच में कॉमन आएगा, उसको एक ही बार लिखना है, वो 4 को। तो अब देखना, हमें ज्ञात करना है PA/B। ठीक है, जो अज्ञात है वो ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे। तो इसका सूत्र बनेगा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B और बटा में नंबर ऑफ B, ये इसका सूत्र है। तो देखो नंबर ऑफ B मतलब B में कितने, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 आ गया। अच्छा, यहाँ लिख लो, इसकी जगह तो 5 आ गया। और A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन, A और B में कॉमन। अब B ये रहा और A रहा, कॉमन देख लो कौन से हैं, तो कॉमन यही आएंगे जो मैंने यहाँ पे ये टिक लगा रखा है। देखो 1,4 है, तो इसमें कहीं नहीं है 1,4, ठीक है, ये नहीं आएगा। 2,4, ये 2,4, एक तो ये कॉमन आ ही गया। ठीक है, 3,4 नहीं आएगा, 4,4 नहीं आएगा, सिर्फ एक ये 4,2, बाकी और कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ ये 2 ही परिणाम ऐसे हैं या 2 ही बिंदु ऐसे हैं जो कॉमन है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी और यहाँ से किसी भी तरीके से आप सोल्व इसको कर सकते हैं। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन 14वां। एक सिक्के को उछालना है और चित्त आता है तो सिक्का वापस उछालना है। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर 2 अलग अलग प्रयोग चल रहे हैं। अभी तक तो एक ही प्रयोग था, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में एक ही प्रयोग था। लेकिन अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें एक प्रयोग नहीं है, इसमें 2 प्रयोग हैं। दोनों प्रयोग जो हैं वो निर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर। तो देखो कैसे, इसने बोला कि एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है कि ये हमारे पास कोई एक सिक्का, इसको उछालना है। उछालने पर 2 परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं, हेड या टेल। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर चित्त आता है, अगर चित्त आता है मतलब अगर हेड आता है तो सिक्के को पुनः उछालना है, मतलब इस परिणाम पर सिक्का वापस उछालना है। ये लो, फिर से 2 परिणाम बनेंगे। और अगर पट आता है, अगर पट आता है मतलब इस परिणाम पर एक पासे को फेंकना है, एक पासा फेंकना है। अगर पट आता है तो एक पासा फेंकना है, इस परिणाम पर पासा फेंकना है। तो पासे के लिए 1
2 3 4 5 और 6, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। वापस पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, बता दूँ इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक सिक्के को सबसे पहले उछालना है। ये सिक्का हमने उछाल दिया। सिक्का उछालने के ऊपर 2 बिंदु आ सकते हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। लेकिन इसने बोला कि अगर हेड आया, अगर ये बिंदु आता है, अगर ये घटना घटती है तो वापस एक सिक्का उछालना है। तो वापस सिक्का उछालोगे तो फिर से 2 बिंदु बनेंगे कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। लेकिन अगर पट आता है, अगर टेल आता है तो पासा फेंकना है। अब पट आता है और पासा फेंकना है, पासा फेंकना है तो पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, कुछ भी, वो सारा अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि बनाऊँ, प्रतिदर्श समष्टि, तो वो जो समष्टि है वो कैसी बनेगी? तो उस समष्टि में एक तो आ जाएगा HH, एक आ जाएगा HT, ठीक है, HH HT, और फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये हमारे सामने प्रतिदर्श समष्टि है। अब जब 2 प्रयोग चल रहे हो ना, तो अब हमें क्या करना होता है? हर बिंदु की प्रायिकता लिखनी होती है। इस चीज़ को समझना, जब 2 प्रयोग, ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 प्रयोग हैं और दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रत्येक बिंदु की प्रायिकता को अलग अलग लिखेंगे। कैसे? कि यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जब इस सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, मतलब प्रायिकता को अब डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। ठीक है, इस सिक्के को उछाला तो आधी प्रायिकता इधर, आधी प्रायिकता इस साइड। अब यहाँ से हेड के बाद जब वापस एक सिक्का उछाला, अब ये जो 1/2 है ये फिर से 2 हिस्सों में बंट जाएगा, 1/4 1/4। लेकिन ये वाला जो 1/2 है, ये 1/2 आगे 6 हिस्सों में बंटेगा। मतलब यहाँ आ जाएगा 1/12, यहाँ आ जाएगा 1/12, यहाँ 1/12, यहाँ 1/12, यहाँ 1/12, और यहाँ भी क्या आएगा? 1/12 की प्रायिकता को अब बराबर हिस्सों में बांटते जाएंगे। प्रत्येक बिंदु के लिए प्रायिकता को बराबर हिस्सों में बांटेंगे कि यहाँ से 50-50 चांस है, 50% की हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इसलिए प्रायिकता 1/2 1/2। फिर यहाँ से फिर से हेड और टेल आने की प्रायिकता बराबर रहेगी, लेकिन अब हमारे सामने सिर्फ 1/2। अब 50% में से आधी संभावना इधर चलेगी और आधी संभावना इधर चलेगी, तो 25% इधर और 25% इधर। और इसी तरीके से यहाँ पर कि टेल के बाद अब आगे पासे के लिए 6 बराबर के चांस बना दिए कि 1/2 को 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, इस चीज़ को समझना है कि प्रत्येक बिंदु की प्रायिकता हमें क्या करनी है? अलग अलग लिखनी है। मतलब अपने से कोई पूछे कि HH की प्रायिकता, ध्यान देना, PHH कि 2 बार, मतलब 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड आने की प्रायिकता जो है वो 1/4 लिखी जाएगी। इसी तरीके से HT की प्रायिकता भी 1/4 लिखी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। T1 की प्रायिकता 1/12, T2 की प्रायिकता 1/12, उन सब की जो प्रायिकता वो 1/12, मतलब T1 T2 T3 T4 T5 और T6, इन सब की प्रायिकता कितनी है? 1/12 है। ठीक है, ये बात अपने को समझनी है। प्रत्येक बिंदु की जो प्रायिकता है वो कितनी है? इन दोनों बिंदुओं की प्रायिकता 1/4 और इन सब बिंदुओं की प्रायिकता कितनी है? 1/12 है। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या अपने को ज्ञात करना है। यदि कम से कम घटना एक पट प्रकट होना दिया गया है, अब अपने ये देखना है कि अपने को यहाँ पर दिया क्या हुआ है। तो दिया हुआ है कि यदि कम से कम घटना एक पट प्रकट होना दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, एक पट आता है कम से कम एक पट होना दिया हुआ है। यहाँ लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है? कम से कम एक पट आना, कम से कम एक पट प्रकट होना। ठीक है, कम से कम एक पट प्रकट होना, पट आना चाहिए कम से कम एक बार, मतलब इसको छोड़ते हुए बाकी सारे बिंदु।
इसको छोड़ते हुए बाकी सारे बिंदु यहाँ लिखना चाहो तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे भी। मतलब एक तो ये बात कर रहा है एच टी की, फिर T1 की, T2, T3, T4, T5, T6, ये सब, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और पासे पर अंक 4 से बड़ा अंक होने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की सह प्रतिशत प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि ज्ञात करना है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा T5 और T6, T5 T6। लेकिन अब इसमें एक ही चीज़ अपने को समझनी है, इसने बोला कि 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक चलो 5 और 6 हुआ, लेकिन उसमें क्या है T और साथ में आ रहा है, T साथ में आ रहा है। अगर डायरेक्ट होता 5 और 6 तब अलग बात होती, लेकिन अब क्या है कि T साथ में है। दूसरे प्रयोग की घटना इस प्रयोग के अंदर शामिल है कि वैसे तो इसने बोला तो इतना ही है ना कि इसने ये नहीं बोला कि हेड आई या टेल, उससे कोई मतलब नहीं था। इसने ये बोला कि पासे पर जो अंक है वो 4 से बड़ा है। अब 4 से बड़ा अगर अपने को लिखना है ना तो टी वाले परिणाम को तो साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 से बड़ा एक तो इसमें है 5 है और एक इसमें 6 है, तो इसमें टी साथ में आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा प्रयोग जो है, दूसरे प्रयोग के बिंदु साथ में आने के कारण इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब प्रायिकता को लिखने का तरीका। हालांकि मैंने यहाँ पे हर बिंदु की प्रायिकता अलग अलग लिख रखी है, तो इन्हीं का यूज़ करते हुए अब इसको अपने सोल्व करेंगे। अब देखना क्या, इसको मान लो A, इसको मान लो B, ठीक है, और PA बटा B, PA बटा B, इसका सूत्र ऊपर तो आ जाएगा A इंटरसेक्शन B और नीचे आ जाएगा PB। इस बार मैंने वो N नहीं लिखा, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैंने N लिखा था, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्रयोग होता था, यहाँ पे एक प्रयोग नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग प्रयोग हैं, दो अलग अलग प्रयोग, इसलिए मैं एग्जैक्ट सूत्र को ही लेकर चलूँगा, ठीक है। तो देखना A इंटरसेक्शन B, पहले A और B में कॉमन देख लो क्या है। A और B में कॉमन, तो A और B में जो कॉमन है T5 और T6, ये A और B में कॉमन है, ठीक है। A और B में कॉमन है T5 और T6, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ कि A इंटरसेक्शन B, इसमें एक तो T5 है और एक T6 है, ठीक है। अब अपने को इसकी लिखनी है प्रायिकता, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। अब अगर अपने यहाँ डायरेक्ट ऐसे कर दें, कोई अपने सोचें कि इसकी जैसे प्रायिकता लिखनी है, अब इसमें बिंदु कितने हैं, 2 बिंदु हैं, तो ऐसा नहीं करना अपने को। ये 2 बिंदु तो हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, दोनों बिंदुओं की प्रायिकता यहाँ पे जैसे दे रखी है, इस बिंदु की प्रायिकता भी अपने को दे रखी है 1/12 और इस बिंदु की प्रायिकता भी दे रखी है 1/12, तो अपने दोनों बिंदुओं की प्रायिकताओं को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। दोनों बिंदुओं की प्रायिकताओं को लिखना है यहाँ पर अपने को। कोमा का मतलब यह होता है, इस चीज़ को समझना है बीच में अपने को कि PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B की प्रायिकता लिखनी है ना, तो इस बिंदु की प्रायिकता कितनी है 1/12 प्लस, कोमा की जगह प्लस आ जाएगा, और T6 की प्रायिकता 1/12, तो इसको हल करोगे तो 1/6, हल करने पर 1/6, ये आया A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। और अब अपने को B की प्रायिकता लिखनी है, B की प्रायिकता मैं यहाँ लिख रहा हूँ, B की प्रायिकता समझना इसको। B में कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बिंदु हैं। अब डायरेक्ट नहीं लिखेंगे B की प्रायिकता, हर बिंदु की अलग अलग प्रायिकता लिखेंगे। मतलब HT की प्रायिकता 1/4, यहाँ 1/4। अब देखो T1 से लेकर T6 तक, T1 से लेकर T6 तक सबकी प्रायिकता 1/12, तो यहाँ भी 1/12, फिर 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12, 6 बार 1/12, 6/12, 1/2। मैं डायरेक्ट लिखूँगा अभी, इस बिंदु की प्रायिकता तो है 1/4 और T1 से लेकर T6 तक सब 1/12 हैं, 6/12 मतलब 1/2, और इसको जोड़ेंगे तो 3/4। ये 3/4 किसकी प्रायिकता है, B की प्रायिकता है। इंटरसेक्शन की प्रायिकता वो लिखी हुई है 1/6 और B की प्रायिकता ये रही 3/4। अब ये दोनों मान उस सूत्र में अपने को लिखने हैं, तो फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा अपने पास कि PA बटा B बराबर, ऊपर तो 1/6 और नीचे आ जाएगा 3/4, तो 1/6 गुणा 4/3, हल करोगे तो कितना आएगा 2/9। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। बस ये क्वेश्चन अलग है जिसमें हमने बिंदुओं की प्रायिकताओं को यूज़ किया, प्रत्येक बिंदु की प्रायिकता अलग अलग लिखी है, क्योंकि 2 अलग अलग प्रयोग थे इस कारण।